प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्यों के संबंध में। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था राज्यपाल के नियुक्ति के संबंध में, राज्यपाल के अन्य संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति संबंध में। तो प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। सर्वप्रथम हम देखेंगे राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन से राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार शामिल हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल और राज्य की मंत्रिपरिषद, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, और राज्य के महाधिवक्ता सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल के द्वारा कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की जाती है, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम राज्यपाल के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, और जब मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की सूची राज्यपाल को सौंपता है तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर या मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यानी कि जब तक राज्यपाल चाहता है तो कोई भी मंत्री अपने पद पर बना रहता है, क्योंकि राज्यपाल को मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार है। यदि मुख्यमंत्री किसी मंत्री को पद से हटाने की सिफारिश राज्यपाल को कर देता है तो राज्यपाल उस मंत्री को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। यही सेम प्रावधान केंद्र के लिए, केंद्र की मंत्रिपरिषद के लिए आर्टिकल 75 के अंतर्गत है। आर्टिकल 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यहां पर एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है जो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जबकि केंद्र में यही प्रावधान है कि केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे। राज्यों के लिए एक अन्य उपबंध किया गया है। किसी राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या का 15% यदि 12 से कम है तब वहां पर मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 होगी। राज्यपाल को 4 राज्यों के संबंध में विशेष दायित्व प्रदान किए गए हैं, और ये 4 राज्य हैं जिसके अंतर्गत है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो इन राज्यों के राज्यपालों को एक विशेष दायित्व दिया गया है, और इस दायित्व के अंतर्गत वह राज्य यानी राज्यपाल अपने राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करता है, और ये मंत्री जनजातियों के कल्याण के साथ साथ पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए भी काम करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रावधान देखते हैं। राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, और महाधिवक्ता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। जबकि भारत के लिए महाधिवक्ता की जगह पर महान्यायवादी के शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता और महान्यायवादी के दायित्व समान होते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में यानी भारत के लिए महान्यायवादी का दायित्व है, वैसे ही राज्य के लिए महाधिवक्ता का दायित्व है। कि महान्यायवादी भारत सरकार का या देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और भारत सरकार को विधि के संबंध में सुझाव देने का काम करता है। साथ ही महान्यायवादी को एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री के समान अधिकार होते हैं। वो संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, साथ ही किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकता है। केवल महान्यायवादी को मतदान देने का अधिकार नहीं है। मतदान के अतिरिक्त एक सांसद को, एक मंत्री को जो अधिकार है वो महान्यायवादी को प्राप्त होते हैं। वैसे ही महाधिवक्ता को एक मंत्री की तरह सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है। राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता सरकार के मामलों की न्यायालय में पैरवी भी करता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन या किसी प्रस्तावित विधान के संबंध में जानकारी मांग सकता है। भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि ये मुख्यमंत्री सरकार के प्रशासन से संबंधित कार्यों की और विधान से संबंधित कार्यों की जानकारी समय समय पर राज्यपाल को उपलब्ध कराए। यदि
किसी विषय के संबंध में या किसी विधान के संबंध में मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती, राज्यपाल को एक अधिकार दिया गया है कि इस अधिकार के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी प्रशासनिक संबंधित विषय में या फिर विधान संबंध विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और यह प्रावधान आर्टिकल 167 के अंतर्गत किया गया है। 167 का में मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वो समय समय पर सरकार के संबंधित कार्यों की जानकारी राज्यपाल को उपलब्ध कराए। और 167 के खा में प्रावधान किया गया है। का में तो कर्तव्य मुख्यमंत्री का निर्धारित है और खा के अंतर्गत ये जो प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी प्रशासन के संबंध में या फिर किसी विधान के संबंध में जानकारी मांग सकता है। यही प्रावधान केंद्र में राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 78 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, यानी राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्य है, राज्य में पंचायत और नगर पंचायत से संबंधित जो चुनाव होता है उन चुनाव को कराना, ये राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 का में किया गया है। 243 के में किया गया है। 243 टा या के द्वारा राज्यपाल के द्वारा राज्य के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है और राज्य के निर्वाचन आयोग राज्य के निर्वाचन आयुक्त से मिलकर के बनता है और इस आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है और यह प्रावधान अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 315 के तहत ही राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और उसी में यह भी प्रावधान है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यहाँ एक पॉइंट स्मरणीय है कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो करता है लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास में नहीं है और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटा सकता है। नेक्स्ट प्रावधान है, यानी राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और कुलाधिपति की हैसियत से राज्यपाल विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करता है और कुलपति किसी विश्वविद्यालय का एक प्रशासक होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की विधायी शक्ति के संबंध में। राज्यपाल की विधायी शक्ति में कौन कौन सी शक्तियां शामिल हैं, यानी संविधान के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल के संबंध में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं वो विधायी शक्ति के अंतर्गत शामिल होते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाले प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा के समक्ष अभिभाषण करता है। जिन राज्यों में जो सदनात्मक विधानमंडल है वहां पर दोनों सदनों के समक्ष यह अभिभाषण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यानी राज्यपाल जब नई सरकार गठित होती है तो नई सरकार गठित होने के बाद में जो पहला अधिवेशन होता है उस पहले अधिवेशन की पहली बैठक राज्यपाल के अभिभाषण के द्वारा उसको प्रारंभ किया जाता है और प्रत्येक वर्ष के जो प्रथम सत्र आयोजित होता है तो प्रथम सत्र की प्रथम बैठक में भी राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण के साथ में शुभारंभ किया जाता है। नेक्स्ट प्रावधान है वह राज्यपाल राज्य के विधानमंडल को अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है, साथ ही सत्रावसान कर सकता है और विधानसभा के विघटन कर सकता है। इन राज्यों में द्विसदनात्मक सदन है यानी विधानमंडल है तो वहां पर भी विधानसभा को ही विघटित करने का राज्यपाल को अधिकार है क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। अन्य विधायी शक्ति के अंतर्गत प्रावधान है राज्यपाल विधान परिषद के लिए उसके कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है और यह मनोनयन साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से किया जाता है। यानी राज्यपाल के द्वारा जिन राज्यों के अंतर्गत द्विसदनात्मक विधानमंडल है तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है और यह मनोनयन इस क्षेत्र में यानी साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले व्यक्तियों से किया जाता है।
विधायी शक्ति के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है, राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में या किसी अन्य विषय के संबंध में विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है। अन्य प्रावधान में यदि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली हो तो राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को उस पद के कर्तव्यों के पालन हेतु नियुक्त करता है। किसी कारणवश में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या दोनों का पद खाली हो जाए तो उस कंडीशन में राज्यपाल विधानसभा के किसी वरिष्ठतम सदस्य को यह दायित्व सौंप देता है। अन्य प्रावधान में राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य किसी निर्हता यानी अयोग्यता से ग्रस्त हो या नहीं है तो उस कंडीशन में राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राज्यपाल इस संबंध में विनिश्चय करता है। यदि राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्य के हित में कोई कानून बनाना आवश्यक है तो राज्यपाल के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है और यह अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत दिया गया है। यानी अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जा सकता है और कोई भी कानून लागू किया जा सकता है। विधायी शक्ति के बाद में राज्यपाल की वीटो शक्ति और वीटो शक्ति के अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 200 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है या उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के पास में किसी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित अधिकार होते हैं और वो विकल्प क्या है कि वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, यानी कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो वो उसको हस्ताक्षर के साथ में अपनी स्वीकृति दे देता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ में कोई भी विधेयक अधिनियम में बदल जाता है। राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति को रोक सकता है और किसी विधेयक पर स्वीकृति को रोकना ही राज्यपाल के आत्यंतिक वीटो का प्रयोग माना जाता है। आत्यंतिक वीटो को पूर्ण वीटो भी कहा जाता है, लेकिन इस वीटो का प्रयोग राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। आत्यंतिक वीटो दो कंडीशन में राज्यपाल के द्वारा प्रयोग की जाती हैं और राष्ट्रपति के द्वारा भी सेम ही कंडीशंस होती हैं। किसी विधेयक के संबंध में जो अधिकार राष्ट्रपति के पास में है वही अधिकार राज्यपाल के पास में है। राज्यपाल के द्वारा आत्यंतिक वीटो का पहला प्रयोग किसी गैर सरकारी विधेयक के संबंध में किया जा सकता है। गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अतिरिक्त विधानमंडल के किसी अन्य सदस्य के द्वारा लाया जाता है, तो ऐसा विधेयक प्राइवेट विधेयक कहलाता है या फिर गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। ऐसे विधेयक के संबंध में यदि विधानमंडल से ये विधेयक पारित हो जाए लेकिन राज्यपाल के हस्ताक्षर से पहले ही मंत्रिपरिषद उस पर राज्यपाल को स्वीकृति ना देने की सिफारिश कर दे तो राज्यपाल उस विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर लेता है। इसके अतिरिक्त दूसरी कंडीशन है कोई ऐसा विधेयक जो ऐसी सरकार के द्वारा लाया गया हो कि जिस विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर से पहले ही वो सरकार गिर गई हो और नई सरकार के द्वारा पुरानी सरकार के ऐसे विधेयक पर जिस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर से पहले ही वो सरकार भंग हो गई हो तो उस नई सरकार के द्वारा इस विधेयक के संबंध में यदि राज्यपाल से स्वीकृति ना देने की सिफारिश कर दी जाए तो राज्यपाल उस विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर लेता है। तो ये दो कंडीशन में राज्यपाल के द्वारा इस वीटो का प्रयोग किया जाता है और इस वीटो को पूर्ण वीटो या आत्यंतिक वीटो को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी किसी विधेयक को जो विधानमंडल से पारित होकर के जब राज्यपाल के पास पहुंचता है और राज्यपाल अपने सुझाव के साथ उस विधेयक को वापस कर देता है तो उस वापस करने को ही निलंबनकारी वीटो का प्रयोग माना जाता है। तो यहां पर यदि विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ में या बिना संशोधनों के साथ में यदि पुनः पारित कर दिया जाता है और फिर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल को अब उस विधेयक पर हस्ताक्षर करना ही होता है। राज्यपाल अब उस विधेयक को दोबारा से पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, अब उसको स्वीकृति देनी पड़ती है। तो इस वीटो को बोला जाता है निलंबनकारी वीटो, यानी राज्यपाल के द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेजना ही निलंबनकारी वीटो का प्रयोग माना जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण वीटो है जेबी वीटो। जेबी वीटो के अंतर्गत राज्यपाल बिना कोई निर्णय किए विधेयक को अपने पास रख सकता है। जब राज्यपाल किसी विधेयक को अपने पास रख लेता है, उसको स्वीकृति नहीं देता है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है तो यह माना जाता है कि राज्यपाल ने उस विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया है।
क्योंकि भारतीय संविधान में राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो ये इस वीटो का प्रयोग राज्यपाल के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। 1986 में तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के लिए जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। आत्यंतिक वीटो का प्रयोग भी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1954 में किया गया था और इस पूर्ण वीटो के तहत 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा भी एक विधेयक के संबंध में प्रयोग किया गया था। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल के पास कौन कौन से अधिकार हैं? राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य की विधानसभा या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कराता है। यानी बजट को विधानमंडल के समक्ष रखने का दायित्व संविधान के द्वारा राज्यपाल का निर्धारित किया गया है। तो राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष या विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में किया गया है, जबकि केंद्र के लिए यानी भारत सरकार के लिए अवार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है और राज्य में 202 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्यपाल कोई भी धन विधेयक राज्य की विधानसभा में राज्यपाल के पूर्व सहमति के साथ ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रावधान है कि राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराई जाती है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 243 झा के द्वारा या आई के द्वारा करता है। यानी वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 243 झा या आई के द्वारा किया जाता है और राज्य वित्त आयोग की जब रिपोर्ट प्रस्तुत होती है तो राज्यपाल के नाम से ही राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत की जाती है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट राज्य के संबंध में होती है उस रिपोर्ट को भी राज्यपाल के द्वारा ही राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराया जाता है। राज्यपाल की अन्य वित्तीय शक्ति के संबंध में पढ़ चुके हैं। राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 झा या आई के द्वारा किया जाता है। तो ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां हैं। इन वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल के पास में ये निम्नलिखित अधिकार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल के पास में कौन कौन से अधिकार हैं? अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को किसी भी दंडादेश के संबंध में दंडादेश को क्षमा करने का, निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान की गई है। और राज्यपाल की यह शक्तियां वैसी ही जैसी अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति के पास में जो जो न्यायिक शक्तियां हैं तो वही शक्तियां राज्यपाल के पास में भी हैं। केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में न्यायिक शक्तियों के संबंध में एक अंतर है कि राष्ट्रपति को किसी भी मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार है, लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल विधानमंडल के संबंध में अपने विवेक से जो निर्णय लेता है वो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। और ये विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं? यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि विधानसभा में मंत्रिपरिषद का बहुमत नहीं रहा है तो वह मुख्यमंत्री से कह सकता है कि वह विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करे। और यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने से इनकार कर दे तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। तो ये राज्यपाल का एक विवेकाधीन शक्ति है। नेक्स्ट है, अगर विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, और अविश्वास प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जो किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी यदि पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए किंतु फिर भी मंत्रिपरिषद के द्वारा त्यागपत्र ना दिया जाए तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। और तीसरा अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है, यदि मंत्रिपरिषद संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही हो और या न्यायालय ने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार या किसी अन्य गंभीर आरोप में दोषी घोषित किया हो और किंतु वह इस्तीफा देने को तैयार ना हो तो वह मंत्रिपरिषद को बर्खास्त
कर सकता है। तो ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं और राज्यपाल अपने विवेक से इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल के पास में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा या राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करने का अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत जब राज्यपाल को यह आभास या ज्ञान हो जाए कि राज्य की सरकार लोकतंत्र या संविधान के अनुसार चलने में विफल है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। और ये सिफारिश राज्यपाल के द्वारा लिखित रूप में की जाती है, और जब लिखित रूप में राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर देता है, तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र के मंत्रिपरिषद के से विचार विमर्श करने के बाद में राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। और राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया राष्ट्रपति शासन न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है। किसी भी न्यायालय में यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है। आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।